नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज की मुलाकात बाय DITF। वेलकम टू डॉक्टर आदित्य पुरुषोत्तम इंदानी जी। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड सर। दोस्तों, आज आपको बताता हूँ एक अपने ऐसे पर्सनालिटी से मिल रहे हैं हु इज मल्टी टैलेंटेड है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए डॉक्टर, ही इज आल्सो एन लीडिंग एक्टर, डायरेक्टर एंड यू नो व्हाट ऑल। आप दूरदर्शन में भी ही डज प्रोग्राम, ही इज द विनर ऑफ। आप शायद काफी सारे चीजों में आपने ग्रेटनेस के, इतनी सारी खासियत आप में एक आदमी में, और वो भी डॉक्टर, रियली मानना पड़ेगा सर, सैल्यूट टू यू करके। थैंक यू सो मच। तो ये डॉक्टर और ये उस समय पढ़ाई के समय किया था या बाद में किया था आपने? नहीं, एग्जैक्टली हुआ ऐसा था कि व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड आई सेड माय फादर कि आई वांट टू बी एन एक्टर। देन ही सेड नो नो बेटा, इट इज प्रोनाउंस्ड एज डॉक्टर। सो वहां से उनका ऐसा था कि डॉक्टर होना चाहिए। एक्टर वगैरह तो करता है, सब ठीक है, बट यू फर्स्ट बी अ गुड डॉक्टर। देन आफ्टर स्टडिंग 11th 12th and I came to medical school, but there was something missing. Like I wanted always that I was very much interested in the theater side. I was interested चाइल्डहुड से movies वगैरह सब में सब इंटरेस्टेड था। हम्म तो पहले आपको शायद याद होगा, तो मैं तो छोटा था, आप तो अभी भी यंग हो पहले से ही, लेकिन तो शनिवार की रात अमिताभ के साथ था। हाँ, तो आई लव्ड वाचिंग अमिताभ बच्चन मूवीज। लाइक आई लव्ड वाचिंग शोले, दीवार एंड एवरीथिंग। मजा आता था। सही बात है। तो वहां से मुझको थोड़ा थोड़ा इंस्पिरेशन मिला। And I thought I can become an actor. I still can become an actor if anyone is seeing this podcast. Please catch me. I'm a good. So I remember Dr. Shriram Laghu भी शायद डॉक्टर थे yeah, नेवी Dr. के में। Shriram Raghu. Then we have Dr. Nilesh Sable. He is a अच्छा। BAMS doctor. Then we have many doctors who are great actors. But apart from doctory, यू आर एन इंस्टाग्राम के, आपका फॉलोअर देख के तो मैं हैरान हूँ। अच्छे अच्छे लोगों के इतने ये नहीं रहते हैं। हाउ आर यू एबल टू गेट सो मच ऑफ 35,000 फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम? इज Okay. फैबुलस। हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट भाई? So basically, I started my Instagram when in 2019 or 20, और मेरा जब PG फर्स्ट ईयर था तब 700-800 फॉलोअर्स ही थे। But it was that one video अच्छा। which boosted everything. Like Diagnosis. it was 60-second diagnosis. तो ऐसा आयुर्वेदा में वीडियो बना नहीं था कि 60 सेकंड में तुम आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बता रहे हो। इट वाज दैट वन वीडियो व्हिच गेव मी अराउंड 3-4,000 फॉलोअर्स। और उसके बाद तो फिर नशा जैसा हो जाता कि अपने को और चाहिए। तो बेसिक इंस्टाग्राम आप जो यूज कर रहे हो इज फ्रॉम मेडिकल? Yeah, वही टाइप के yes. So basically, I put only skin lectures. अच्छा, skin Related to skin, related to health, related to everything basically. But most of them are clinical based. So सब कुछ clinical based पे मैंने सब डाले वीडियोस, and every video is reaching now 50-60K. तो मैंने आपके उसमें देखा था कि अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको टीचिंग करते तो वो भी कुछ ड्रामेटिज्म, तो वो क्या चीज है भाई? जैसे मैंने पहले बोला वो रह गया था, तो मैंने इसको टीचिंग में, क्योंकि व्हेन आई अटेंडेड एवरीवन्स लेक्चर, वो आप भी लेक्चर अटेंड किए होंगे, दे वर सो बोरिंग। जिसको नॉलेज है उसको पढ़ाने नहीं आता, जिसको पढ़ाना है या आर्ट है, तो देन वो थोड़ा मिसिंग था, इसलिए मैंने वो पकड़ लिया। एंड मैंने सोचा कि अगर मैं 3 आवर का अगर ड्रामेटिक वे में पढ़ाऊं, व्हाट डू आई मीन बाय ड्रामेटिक वे, कि इफ आई क्रिएट सस्पेंस विद एवरी कॉन्सेप्ट, ओके, तो वो ऑडियंस का अटेंशन होल्ड करने में हेल्प करेगा। एंड इफ अटेंशन अगर होल्ड होता है और उस सस्पेंस को मैं आगे लेके जाऊँ और एक कॉन्सेप्ट बीच में डाल दूं, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा कि मेरे को परफॉर्म करना था वो भी हो गया, एंड बच्चे सीख भी लेते हैं कॉन्सेप्ट। दिस इज अ वेरी गुड वे, एंड बच्चे लोग गेट अट्रैक्टेड बाय सच काइंड ऑफ थिंग। वो इवन माय स्लाइड्स आर प्लान्ड सो इन सच अ वे दैट उसमें सस्पेंस है, ड्रामा है, थोड़ा सा मैं एक जोक डाल देता हूँ, और अल्टीमेटली वो जो लेके जाते हैं ना, तो एक ड्रामेटिक वे में टीचिंग से वो एक भारी भरकम नॉलेज लेके जाते हैं, which will be remembered for like which will be there with them forever. दिस इज ग्रेट। आपकी ये हॉबी जो डायरेक्शन में, एक्टिंग में है, तो आप ये बैलेंस कैसे कर लेते हो इन योर रियल प्रैक्टिस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग?
सो अब तो डिफिकल्ट हो रहा है फॉर रियल अभी तो डिफिकल्ट हो रहा है. अब यू आर फुल टाइम इनटू Yeah, I'm full time into practice now. But side by side, if I get any chance, like अभी तो मैं दूरदर्शन में एज अ हेलो डॉक्टर एक प्रोग्राम है, डॉक्टर. उसका मैं होस्ट भी हूँ. अच्छा. सो और बीच बीच में हम लोग शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल सब करते रहते हैं. ओह, तो whenever we were in पोदार, तो पोदार में हम लोग ने बहुत एंजॉय उधर किया था. मीन्स परेल वाला कॉलेज. हाँ, परेल वाला अच्छा जो अच्छा. कॉलेज है, वो वर्ली आयुर्वेद वाला. का. यस यस, आर्य पोदार मेडिकल कॉलेज. अच्छा, उसके बाद में क्या किया फिर आपने? दैट इज नोन I एज did my UG in Mittal College, which is in Cherry Road, and अच्छा. PG from आर्य पोदार मेडिकल कॉलेज. एंड उसके बाद में फिर अभी उसके बाद हमें MD प्रैक्टिस करना है. ये एमडी मैंने पुदार से किया. उधर से की. नाउ अब और भी कुछ आगे पढ़ाई है या नहीं हो बस गया? अभी पढ़ाना है. आपने जब भी वो लेक्चर दिया होगा स्किन के ऊपर, व्हाट वाज द फर्स्ट लेक्चर, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? व्हाट So I started teaching in like final year also. तो मैं ना पहले 45 मिनट्स में ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ा दूंगा, 30 मिनट्स में तुमको मेडिसिन का एक टॉपिक पढ़ा दूंगा. तो ऐसा मैंने दो लोग को पहले पढ़ाता था. हाँ. बट देन आई गॉट एन आइडिया कि मैं इसको बड़े स्केल पे लेने के लिए किसी को तो मुझे एक बड़ा लेक्चर बनाना पड़ेगा. सो आई मेड माई स्किन स्पेशल लेक्चर, अच्छा. which is a 3 hour lecture which covers 18 common diagnoses and few uncommon ones. ओके. तो उसको लेके मैंने मेरे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स थे ये पुदार के, उनको लेके मैंने एक फ्री लेक्चर अरेंज किया. हाँ. और वो इतना जबरदस्त लैंड हुआ कि उसके बाद फिर बढ़ते गया स्किन स्पेशल काफी डिमांड हो गया. हाँ फिर डिमांड हो गया. देन आई कैरिड आउट इन अदर सिटीज आल्सो. फिर वैसे 25 कंप्लीट किया अभी. तो नाउ यू कवर्ड मोर देन I have covered more than 13 cities now. Presently in 12, 13 और 14. अभी 12 को भोपाल, 13 को इंदौर और 14 को नागपुर. I can cover this. ये जब जाएगा तो आप मान के रखे पूरे हिंदुस्तान में आपको लोग बाग पहचानेंगे और वो बुलाएंगे करके. तो इतने सारी सिटीज में विच इज द सिटी यू फाउंड टू बी मोस्ट इम्प्रेसिव? ऐसा कुछ खास ध्यान में? पुणे. पुणे. Because I think if you can impress Pune people, Oh. तो you can impress whole world. They are not पुणे के लोग जल्दी इम्प्रेस नहीं होते. सो इवन मेरे पापा ने बोला कि पुणे वाले लोग अगर तेरे लेक्चर के बारे में अच्छा बोले तो मतलब तेरा लेक्चर सच्ची अच्छा है. ये जो दूरदर्शन में अभी जैसा आप जिक्र कर रहे थे हेलो डॉक्टर, ये क्या चीज है? हाउ व्हाट इज दैट? So basically हेलो डॉक्टर इज अ कमर्शियल प्रोग्राम. सो हाँ, सो अदर डॉक्टर्स कम विद देयर क्वेश्चंस और हम लोग, मैं एज अ होस्ट उनको है ना कुछ हेल्थ रिलेटेड जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड 15-18 क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, उससे वो आंसर करते हैं. इवन ऑडियंस कैन पार्टिसिपेट एंड दे कैन कॉल डायरेक्टली. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हेलो डॉक्टर. यू आर डन योर डॉक्टरेट थ्रू आयुर्वेदा. ये आयुर्वेदा तो अपने हिस्ट्री में हिस्टोरिकल अपने इंडिया का खास सदियों पुराना है. तो वो जो टीचिंग्स और आज के लेटेस्ट में यू आर नोन एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो हाउ डू यू बैलेंस दिस टू एंशिएंट कॉन्सेप्ट एंड न्यू कॉन्सेप्ट? So basically I'll be very honest in this. We don't have a separate MD in Ayurveda for dermatology. अच्छा. So we have MD for medicine, we have MD for Panchakarma, we have other specialties like Rasha Shastra, Vaishya Kalpana, anatomy, physiology, etc. But we don't have separate dermatology MD. But I was interested since final year. So मैं उसमें ही पढ़ता था. और if you see Ayurvedic practice, if you meet Ayurvedic practitioners, वो holistically देखते हैं, like every case has to be individualized. So even if I'm practicing in dermatology, I have to see whole case. Like all the systems are involved. So अगर तुम्हारा problem skin में है, if GIT is involved, I have to correct first GIT. तो जो dermatology का पढ़ाई वो medicine से ही चालू होता है. अच्छा. हाँ. So then if you learn medicine, then you'll learn dermatology. बिकॉज हेल्थ केयर अपने 3 टाइप से, एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा. ये अपने इंडियन में तो मेन है करके. तो ये सबके ये तीनों जो ब्रांचेस यू कैन सी, इनमें कुछ खास डिफरेंस है इन दिस? व्हाट एग्जैक्टली? सो यस, सो एलोपैथी हैज एडवांस्ड अ लॉट. So in terms of पहले अभी no cutting surgeries, like only hardly 1 mm 2 mm cut करके surgeries होते हैं. So they have advanced lot. और उसमें फिर अभी टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है, and everything is very much advanced with respect to allopathy. If you look towards the Ayurveda, so they have basic fundamentals which are same from the start.
5000 years ago जैसा है वैसा ही है वो, उसको कभी चेंज नहीं हुआ चेंज है, नहीं हुआ करके। इट इज द सेम। ओके, सो वो प्रिंसिपल्स है उसमें प्रैक्टिस के लिए, इट इज नॉट क्विक फिक्स। सो ऑल्सो इट डजंट टेक एनी टाइम, लाइक मैं भी अभी एक्जिमा सोरियासिस देखता हूँ, मेरे को लोग बोलते हैं कि नो आयुर्वेदा विल टेक टाइम, नो मैंने केसेस सॉल्व किए तो वी आर गेटिंग रिजल्ट्स इन 10 days 15 days अच्छा, ऑल्सो, फास्ट फास्ट नॉर्मली फास्ट बोला जाता है एलोपैथी इज क्विक, क्विक आज फिक्स। दवा लो, हाँ सेरोडोन ले लो, ये लो। आयुर्वेदा तो आपको हाँ जड़ी हाँ, बूटी जो भी है नहीं बट वो ऐसा टेक्स नहीं। टाइम। So it is the biggest myth I have to tell through this podcast कि Ayurveda takes time. So even I was thinking like that ओके, when I was in UG, but when I practiced full-fledged Ayurveda, I got to know that बहुत सारे cases में हम लोग अगर fundamentals और basic principles को use करके करते हैं, तो we are getting good results more fast than allopathy. इज Yeah, इट? yeah. So बहुत सारे cases है, लेकिन I can if I start now I can talk for more 10 days. अच्छा, About my cases, इसमें इतना हुआ fast क्या? वाले cases. तो इसमें सर्जरी कैसे होती होगी? आयुर्वेदा एलोपैथी Surgery में जैसे already- सर्जरी, हाँ, एक्सीडेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड थ्रू आयुर्वेदा। आई थिंक ये कुछ डिफरेंसेस होगा फिर। again it's a big myth. So father of अच्छा, surgery is a Shushruth, who is a great ओ Ayurvedic surgeon only. So जो सुश्रुत संहिता में अभी तुम पढ़ोगे तो सारे सर्जरीज हैव बीन ऑलरेडी मेंशन्ड, दिस इज इवन इंस्ट्रूमेंट्स आर मेंशन्ड। यू विल थिंक ऑफ कि अभी इंस्ट्रूमेंट्स नए आए हैं, लेकिन नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन आयुर्वेदा। ठीक। ये तो सरप्राइजिंग, हमेशा अपने जहन में ये रहता है कि भाई एक्सीडेंट में तो सीधा वो तो आयुर्वेदा हॉस्पिटल में लेके जाना, कोई बोलता ही नहीं है। उधर में आते हैं हमारे एक्सीडेंट्स एंड ऑल में, like if we require any help like which is 10-20%, we take help of allopathy in our portion. Allopathy has been included, so वो problem नहीं है। But if you look towards the surgical part, Sushrut has mentioned everything with अच्छा, respect to इसमें surgery. Even he has mentioned cataract surgery, जो कि eye related है। ये So सब surgery। yeah, yes, everything has और been आपके mentioned। महर्षि दत्त जी का तो अपन देख ही रहे हैं, सर्जरी का जो उन्होंने Yes sir। पिपलाद को जो आया था फ्री पॉन, अपने एक फिल्म बनाई है महर्षि दत्त, उसमें ही इसका जिक्र किया गया था। Okay, एंड महर्षि दत्त जी का भी सर्जरी करी, वो तो exactly। बोलते हैं वो उनके घोड़े का सर लगाया गया, फिर वापस उनको, हाँ हाँ, यानी सर्जरी भी सर्जरी पहले से ही है, अपने आयुर्वेद में है ये। हाँ हाँ हाँ, ओ, कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि भाई ओनली एलोपैथी कैन ट्रीट, बट ये आज अच्छी yes। एक जानकारी मिली आपके थ्रू कि यस दिस इज आल्सो। आपका जब मैं देख रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम ये डर्मेटोलॉजिस्ट, यू आर ए कॉस्मो, यानी Yeah, I'm कॉस्मेटिक into में भी आप hospital. लोग, Yeah, I'm into ये hospital. दोनों में क्या डिफरेंस, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? So basically, cosmetology is a very white collar branch in dermatology. ओके Okay, so it deals with beauty. अच्छा, Most of the time it deals with beauty. So there are procedures like PRP, which is platelet-rich plasma therapy. It is used for pigmentation, hair loss, and other such things. Then there are lasers, there is Botox, there are fillers. दे आर नॉट पेशेंट देन, हाँ, दे आर नॉट कमिंग एज ए पेशेंट। वो लोग पेशेंट जैसे स्किन में आते हैं कॉस्मेटोलॉजी पे तो अपना इनहांसमेंट के लिए आते होंगे ना। हाँ, वो तो आते ही है। तो तुमको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम मेलास्मा इज नथिंग बट हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द फोरहेड, लाइक फोरहेड और फेस फेस पे लाइक 45-50 ईयर फीमेल में जनरली उनको सनस्क्रीन का एक इंपॉर्टेंस पता नहीं होता है, तो आफ्टर द डिलीवरी दे गेट हाइपर पिगमेंटेशन और फेस। ओके, सो वो हाइपर पिगमेंटेशन में वी आर इट्स अ डिसीज, नाउ वी हैव टू डील इट होलिस्टिकली सपोज। सो हम उसमें कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करते हैं, लाइक पीआरपी, लेजर हैज बीन डन इन दिस मेलास्मा। अच्छा जी। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लाइक फॉर ब्यूटी एनहांसिंग व्हिच इज अ वन थिंग, बट इट इज आल्सो फॉर द क्यूरेटिव पर्पस। तो कई लोगों को मैं देखता हूँ वो व्हाइटिशनेस आती है स्किन में, दैट इज आल्सो सम प्रॉब्लम है, पिगमेंट्स फेलियर हो जाता है कई लोगों को, दे बिकम सडनली व्हाइट हो जाता है, ब्राउन से पैचेस बढ़ते बढ़ते। मेरे कई क्लाइंटों को मैं देखता हूँ अच्छे कलर ब्राउन रहता है, फिर एक व्हाइट का पैच आता है, फिर वो फैलते फैलते कलर भी चेंज हो जाता है वगैरह। देयर आर सर्टेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस टू इट। वन इज मोस्ट कॉमन इज फंगल इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं टीनिया वर्सिकुलर, व्हिच इज अ फंगल इन्फेक्शन, तो उसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड इज एक्जिमा, पिट्रियासिस अल्बा। देन अदर सच कॉमन कॉजेस आर वर्म्स, व्हिच इज नेग्लेक्टेड इन डे टू डे प्रैक्टिस। तो मैंने अभी इनको भी पूछा ना कि आपको व्हाइट स्पॉट है फेस पे, तो आई वाज थिंकिंग ऑफ वर्म्स, बिकॉज वर्म्स कैन बी मोस्टली ड्यू टू मधुर रस, उसमें भी स्वीट, हाँ मिठास से। हाँ ओह, हाँ तो ये स्किन के जितने भी कंसर्न्स है ये सब इसी से रिलेटेड, खान पान से। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम जो भी केसेस है
are due to Agni Mandya. We call it Agni Mandya, basically less digestive fire. Okay, so 99 in Wagbad and every side that has been written that कि जो भी तुमको डिसीज हो रहा है वो सब पहले अग्नि से हो रहा है. ये अग्नि तुम्हारा पहले कम होता है, डाइजेस्टिव फायर कम होता है, उसके बाद में एक टॉक्सिन फॉर्म होता है जिसको आम बोलते हैं. दैट आम इज कॉजिंग प्रॉब्लम एवरीवेयर. सो बेसिकली अगर देखो तो तुम उसको टारगेट करना चाहिए. हम लोग पहले स्टार्ट में ही देखते हैं कि उसका डाइजेस्टिव हैबिट कैसा है. अगर डाइजेस्टिव हैबिट्स में हमको मिलता है कि कोई आर्म फॉर्म करने वाला या फिर अग्नि कम करने वाला मिलता है तो पहले हम उसको टारगेट करते हैं. वी करेक्ट इट फर्स्ट, देन वी गो टू दैट प्रॉब्लम. तो जनरली अगर किसी को बोला जाए तो भाई आप थोड़ा सा यानी छाछ वगैरह पीजिए, दैट इज अ बेटर वे ऑफ preventive measure then? A better way of preventive measure is following the दिनचर्या. We call it दिनचर्या. उसमें भी 13-14 up aspects है. Like उसमें ये भी mention है कि कब उठना चाहिए, which is not done in today's practice. वो नेटफ्लिक्स से इतना हैरान करके रखा है. लोग तो जब से कोविड आया बॉस दिनचर्या इवन रखा हुआ था अर्लियर वेकअप, लेकिन अभी कोविड आया तो करो क्या. Yes, yes. तो देखते देखते वो हैबिट आ गई. अभी वो जब तक अपन वो एक बार नेटफ्लिक्स, और आजकल तो बच्चे लोग तो मोबाइल के बिना आप मोबाइल हाथ से लेके देखो तो बोलना बहुत इजी है. बड़े बड़े तो बोले मोबाइल नहीं देवानो छोकराओं ने, अरे दे के देखो भाई. तो जितना उत्तम बचाते हैं. Exactly. तो अब क्या करो, वैसा हाल है. तो इनमें I have to like say this कि आपने जब मोबाइल का बात निकाला तो बहुत सारे आप देखोगे कि मेंसेस पहले आते थे 15-16 years. That was the right age. Right. But I find mobile as a cause because you never know what is being flashed in your phone. You never know what your child is seeing. Right. Even if you're seeing the cartoon, some ad will come, Right. and that is triggering your hormones. So if 15-16 में आ रहे हैं, अभी 6-8 में I have seen patients with precocious puberty. And that is the most common cause. So आपने मोबाइल का बोला इसलिए मैं बोल दिया. But yes, mobile and everything has become very like, technology is good, but also it has caused harm to the mankind. तो इसका तो कोई इलाज है या नहीं है? है. मैं तो सिंपल रखता हूँ कि आपको अगर रील्स देखना है देखो, मेरे देखो. वो DATF के भी देखो. मैं तो बोलता हूँ रील्स देखना है देखो, और आपको यूट्यूब देखना है देखो. लेकिन अब मैंने मेरे एग्जाम के टाइम में एक रूल बनाया था कि 7 मिनट्स के आप ऊपर कुछ यूट्यूब मत देखो और 7 रील्स के ऊपर कुछ मत देखो. तो यू शुड स्टॉप एट 7th रील. थोड़ा सा कंट्रोल आएगा. इन अ डे यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ. एंड जब सोने जाते हो तो 1 घंटा पहले आप स्क्रीन टाइम ऑफ कर दो, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो. So is it like we should tell people that they should regularly go and check up with the doctor for the skin and all this kind of a visit? That will be a better way that they can do. We'll get good business. But prevention is better than cure. Actually, prevention is better than cure. I'll answer this question very seriously. Like if today Google has come, now WhatsApp metaverse hai, we have ChatGPT. Yes. Now, we are getting knowledge from everywhere. So most of the time patients are visiting with already they are visiting with diagnosis. Even they are visiting with treatment की ये treatment नहीं लिखा तुमने, इसमें तो ऐसा दिया है. तो बहुत बार ऐसे ही होता है. तो I forgot your question. Sorry. Checkup regular. Yes, they should go for regular checkup because in today's world I have seen patients with autoimmune disease. And cancer is rising. There are so many things which are hampering the immunity. Vedic Shamat we call in Ayurveda. So ये सबको देखते हुए, even if you are healthy, I think you should get 1 year checkup done. All the blood tests. Once in a year? Once in a year you should get all the checkup. All checkups, like right from the blood count to B12 to vitamin D, everything should be checked in a year. Even if you are feeling unhealthy or some like हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं. ये अभी तो लेग पेन ही हो रहा है, नी पेन ही हो रहा है, बट वो एवरी सिम्टम काउंट्स बिकॉज वो सिम्टम तुम्हारी कोई तो एसोसिएटेड डिसीज का है. ये बहुत सारे मैं बोलूंगा कि इफ पेशेंट को सिर्फ स्किन रैश होता है लेकिन कोई तो बड़ा ऑटोइम्यून डिसीज होता है. तो विजिटिंग अ डॉक्टर फ्रीक्वेंटली विल make your diagnosis more easier. And in any science, early diagnosis is the key. But
देयर इज अ मिथ और समथिंग लाइक दैट कि किसी को भी बोलो स्किन, अरे भाई वो तो बड़े लोगों की बातें हैं, हम गरीब लोगों को कहाँ स्किन का, ऐसा भी एक, ये भी एक बड़ा चक्कर है कि बिकॉज इट इज नोन कि भाई ये कॉस्मेटिक एंड ये जो भी जा रहे हैं ये रिच लोगों के चोचले हैं और समथिंग लाइक दैट, हाँ हाँ ये भी एक बड़ा चक्कर हो रखा है। तो पीपल डू नॉट इजीली गो एंड इंटरेक्ट विद डॉक्टर्स ऑन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। चल रहा है वो जैसे कुछ वाइट पैच चलता है, वो तेल लगा दिया या कुछ लगा दिया, वो टाइप के काफी होने करके। एक में कई बार वो होता है कि वो बोटेक्स, वो व्हाट इज दैट एक्चुअली, ओके, वो क्या है? मैं इनिशियल वाला पहले आंसर कर देता हूँ। इसके दो आंसर्स हो सकते हैं कि ऐसा नहीं कि रिच लोगों के लिए है, अच्छा, in very minimal thing, very minimal amount, you can carry your skincare routine, which includes only three things: like cleanser, which is a face wash; second is moisturizer; and third is sunscreen. Only three things will require in day-to-day skincare routine. Otherwise, this is according to the modern science, या फिर तुम modern way में आगे तो ऐसा देख सकते हो. But if you're looking in Ayurvedic perspective, there is only one thing you can do, like wake up early, have your food on time, check for the diseases, be very fit in your work and exercise everything, करनी, हाँ, exercise, and Abhyanga. Abhyanga has been said in Dincharya. I was talking about Dincharya earlier. So Abhyanga will give strength to the Mansa Dhatu, and Mans forms the Twacha. Twacha Okay. is the skin. yeah, So पहले तो वो था कि हम लोग जब नहा के निकलते थे तो मम्मी यूज टू अप्लाई ऑयल एवरीवेयर, हाँ, तेल माल जो धूप में अभी खड़े वो रहो, सब हाँ बंद हो गया, वो बंद हो गया क्योंकि अभी सब वो ऑयल नहीं लगाना है, चिपचिपा होगा, पोल्यूशन अट्रैक्ट करेगा एंड सब, विच इज राइट, बट अभी ये सब नहीं होता है। तो ड्राइनेस हो गया, फिर हेयर लॉस हो गया, ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि दिनचर्या एंड ऋतुचर्या हैज नॉट बीन फॉलोड इन राइट वे। सो अभ्यंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट तुम वो कैरी कर सकते हो, एंड सेकंड इज योर डाइट. Your diet should be very superior in Okay. today's world. Even if you're eating superior, your quality of food should be very superior. क्योंकि अगर तुम टाइम पे खा भी रहे हो तो क्या खा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है. आजकल खान पान में भी ऐसे हाँ. ये पता ही लगता ना कौन क्या मिलावट कर रहा है. Yes, you know, है. Problem, big problem. And third thing is your sleep. बिकॉज स्लीप के बिना मैं पहले तो बहुत रिलेक्टेंट था कि यो यंग तुम 2 घंटा सो 3 घंटा कुछ नहीं होता है, सब मेहनत करना चाहिए, सब ऐसा है सब, बट इट अफेक्ट्स योर ओवरऑल स्किन. अच्छा, हाँ, कैन अफेक्ट योर स्किन बिकॉज इफ यू मेंटेनिंग योर स्लीप फॉर 6 to 8 hours, तो तुमको बॉडी को, तुम्हारे बॉडी को कोलेजन जो कि प्रोटीन है वो बिल्ड करने के लिए फॉर्म करता है, विच इज गुड फॉर स्किन बेसिकली. सो कोलेजन बिल्ड करने के लिए तुमको स्लीप जरूरी है. Okay. इफ यू आर नॉट स्लीपिंग, कोलेजन भी बराबर फॉर्म नहीं होगा. देन यूल, अब तुम एक दिन मत सो के देखो, यूल फाइंड डार्क सर्कल, ड्राइनेस ऑफ स्किन, एवरीथिंग. दिस प्रॉब्लम इज देयर ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप. सो आई थिंक दिनचर्या, ऋतुचर्या, डाइट एंड स्लीप, दिस, एंड इट इज इंक्लूडेड इन द दिनचर्या आल्सो, डाइट, स्लीप वगैरह सब कुछ है ये. एक चीज में थोड़ा सा देख रहा था, जैसे बड़े बड़े शहरों में और इवन आजकल तो गांव में भी है, घर से जब वो व्यक्ति उठता है एसी रूम में रहता है, बाहर आया नाश्ता किया, वो गाड़ी में बैठता तो एसी, ऑफिस में जाता तो एसी, उसको धूप तो मिलती नहीं है. तो ये भी एक रीजन होगा कि द बोन्स विल बिकम्स लाइक, ये भी एक प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में. तो फिर अभी वो अलग अलग वे, एक्चुअली कैसा है ना, विटामिन डी अगर बहुत अच्छे से फॉर्म होता है तो दैट इज थ्रू डाइट फर्स्ट, एंड सेकंड इज सनलाइट, बट सनलाइट इज मेन, सेकंड इज सनलाइट विच इज मेन. सो सनलाइट भी कौन सा, वो भी इम्पोर्टेंट है. Okay, if you're like taking 12-1 PM का, which is no use. नून वाला नहीं, हाँ, बड़ी दोपहरी वो बोलते हैं अपन वैसा नहीं. और typical frequency which is between 8 AM to 10 AM only. हाँ, और अगर ठंडी का दिन है, गर्मी का दिन है तो 8 to 9 only, 7:30 to 9 basically, which is early sunrise तक का वो. हाँ, early sunrise. एंड आपने एसी एंड ऑल सबका बात किया, तो वो ओवरऑल देखो तो प्रॉब्लम तो है ही, बट वी हैव नो चॉइस. Because in a hot and humid climate like Mumbai, you will require climate change का तो बड़ा is a hot topic in the world अभी आज के तारीख में. But you won't believe that most of the skin disorders are due to global warming, because global warming is overall causing रक्तदोषी in everyone. So it's a big concept. आपको मैं ये सब connected है. My God. It's a big concept. उसके लिए अलग podcast हो जाएगा. आपको कुछ बोटॉक्स के बारे में? हाँ, बोटॉक्स, yes, I have to tell about botox. So basically ऐसा होता है कि अगर ये आप जैसे एज करते हो तो आपको फाइन लाइन्स ऑफ रिंकल्स आते हैं. तो इन फ्रंटल्स यू विल गेट दिस 3 लाइंस, फ्रंटल लाइंस. अगर तुम बहुत ज्यादा
ऐसा दिखते हो, एक्सप्रेशन यू आर मोर एक्सप्रेसिव, यू विल गेट दिस 11 लाइंस, चिंता के हंसते हो तो ये 1 2 3 दिस आर नोन एज क्रोज फीट, योर नेसोलेबियल फोल्ड विल बी मोर प्रोमिनेंट। तो जैसे जैसे एज करते वैसे फाइन लाइंस और रिंकल्स आता है। तो ये फाइन लाइंस और रिंकल्स को गायब करने के लिए वी हैव बोटॉक्स, which is a toxin, botulinum toxin। अच्छा तो botulinum toxin क्या करता है कि मसल को रिलैक्स करता है, बेसिकली पैरालाइज कर देता है, लेकिन which is there for 6 months to 1 year। अच्छा टेम्परेरी है। हाँ 6 months to 1 year, then you have to get rebotox। फिर ऐसे बार बार करो तो इम्यून हो जाएगा। तो हाँ वो जैसे जैसे बार बार करते तो वैसा वैसा रिजल्ट्स कम आना शुरू हो जाता है। तो दैट स्किन आल्सो मालूम पड़ जाता है, ये रोज लगाता है। Every actor is doing botox because they require their face should be young। You see, if I can name अपन वाले सभी लोग करते हैं। आफ्टर राजनीर ग्रोवर का केस मैं कोई एक्टर के बारे में नहीं, जिस तरह से मैं फेमस हो रहा हूँ, कल को वो मुझे तो ये बोटॉक्स तो व्हाट अबाउट लेजर, ये एक नया चीज है, लेजर इंजेक्शन। same way if you want to rejuvenate your skin or if you want to correct some skin problem like pigmentation, you will require lasers। अच्छा For example, we have melasma। So there are certain lasers, बहुत सारे lasers है उसमें, IPL laser है, कार्बन लेजर, बहुत सारे lasers है उसमें, तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन लेजर्स तुम स्किन रिजुनेशन के लिए भी और कोई कॉस्मेटिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है। हाँ तो ये दोनों में कोई चॉइस रहता है क्या? नहीं, botox is for fine lines and wrinkles and lasers have other such indication। Again, one skin regeneration is one indication, but most prominently I've used laser for pigmentation and other such things। तो इसमें कई लोगों को विचार ये भी हो रहा है कि डॉक्टर साहब से हेयर के बारे में होता है, ये बड़ा एक हॉट टॉपिक है भाई। आई थिंक देयर वाज वन फिल्म आल्सो, वो हार के हो। Yes, I remember। यानी लोग बाग उस पे पिक्चर भी बना लेते हैं। आयुष्मान खुराना एक्टेड इन दैट, I remember that movie। तो ये क्या है, व्हाट इज दैट कॉमन? इसमें भी ऐसा कुछ है कि वी कैन कीप इट परमानेंट और समथिंग? एक्चुअली देयर आर 3 4 5 6 कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज हेयर लॉस के। ऐसे तो बोलने जाओ तो पूरा लेक्चर हो जाएगा वो हेयर लॉस का, लेकिन तुम 2-3 कॉज देखो ना तो जो ज्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, यू आर नॉट गेटिंग न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशनल एक हेयर लॉस बहुत ज्यादा है। And second is androgenetic alopecia। Androgenetic alopecia is related to your parents। Basically, genetically, if your father is having receding hairline and crown में थोड़ा सा खाली, तो you'll have that in due course। due course। लेकिन ये 40-45 में आता था पहले, लेकिन फिर अभी न्यूट्रिशनल वैल्यू हैम्पर्ड है, डाइट एंड ऑल बराबर नहीं है, तो फिर अभी 25-20 में आता है। So this second is androgenetic alopecia, and third is I've seen a lot of cases in practice alopecia areata, सिर्फ थोड़ा सा पैच चला जाता है उसमें। तो वो एक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। मैं तो 1 to 4 एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता हूँ। आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट्स, यू कैन चेक माय पेज आल्सो, रिजल्ट्स है। 5 6 7 के लिए आई विल एडवाइज हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्योरली। अच्छा, तो वो ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं लोग? ट्रांसप्लांट में वो क्या करते हैं, तुम्हारा बॉडी हेयर यूज करते हैं या फिर तुम्हारा पीछे ऑक्सीपिटल रीजन का हेयर यूज करते हैं, और वो फॉलिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहां प्लेस कर देते हैं। तो सर पे फिर सर्जरी टाइप? हाँ सर्जरी, नॉट दैट बिग सर्जरी, बट इट्स अ सर्जरी ओनली। सो वो सिर्फ फॉलिकल एक्सट्रैक्ट करके तुम्हारे जो खाली जगह पे प्लेस कर देते हैं। तो तुमको फिर बाद में यू हैव टू यूज सच प्रोडक्ट्स लाइक मिनोक्सिडिल, फिनास्टेराइड फॉर सम टाइम, नहीं फॉर एक्चुअली फॉर एवर, देन यू हैव टू यूज। फिर बाद में जाके अल्टीमेटली यू आर नॉट ट्रीटिंग द पैथोलॉजी, सो तुमको कभी री ट्रांसप्लांट का भी जरूरत पड़ सकता है, या फिर PRP GFC जैसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का भी जरूरत पड़ सकता है इन फ्यूचर। सो दैट इज अनदर ब्रांच 5 6 7 ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन 1 to 4 यू कैन सेव, 1 to 4 you can save by correcting your diet। ये तो अच्छी बात है। मैं तो अपने पुराने जमाने में कालिदास जी के ग्रंथ और कई ग्रंथों में सुंदरता का वर्णन काफी होता है। एक चीज समझ में, उस समय तो ये सब केमिकल नहीं थे। तो ये क्या रीजन, आज तो सब केमिकल बेस पे हो गए। तो वो जो पहले गुलाब जला इसमें डालो, हल्दी का, अभी तो शादी ब्याह में भी आप हल्दी पीटी कर रहा वैसे, तो ये सब लुप्त हो रही है। तो ये क्या? नहीं लुप्त नहीं, मैं मेरे अभी भी प्रैक्टिस में, तो आपको मुलेठी पता है? मुलेठी मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। एक तो उसका पेपर था, मैंने स्टडी किया तो पता चला कि that मुलेठी और यष्टि मधु is 14 times more better than hydroquinone। Now hydroquinone is a drug which is used in allopathy for pigmentation। काले धब्बे या फिर स्किन ग्लो कराने के लिए आपको हाइड्रोक्विनोन दिया जाता था, लेकिन वो 14 टाइम्स मोर बेटर है वो यष्टि मधु, मुलेठी।
सो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आयुर्वेदा में मेंशन्ड है now which can be used in day to day practice. We have no problem. करेंगे शहद हल्दी You काफी can use वो exfoliant है basically. वो क्या करते हैं dirt and all और upper dead tissue को exfoliate कर देता है and then you will have a glowing skin. बट कई बार एडवर्टाइजिंग पेज है भी, जैसे ये मल्टीनेशनल कंपनी है वो तो अपना वो केमिकल बेस्ड वो ये फलाना क्रीम ढिगरा क्रीम करके, लेकिन अपने यहाँ पर इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं होने से शायद वो हनी और ये सब एडवर्टाइज अभी हो रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा हो रहा है अपने पता नहीं वो थोड़े बहुत आए हैं करके तो ये बड़ा अजीब सा आपके जो पेशेंट्स आते हैं तो ये most of the patients are real patients or they are coming only for the beauty enhancer. Okay, so I like मेरा most of जो hand है it is in dermatology. So मेरे पास patient है ना disease वाले ज्यादा आते हैं और beauty enhance वाले कम आते हैं, लेकिन ये जो disease वाले आते हैं वो कहीं ना कहीं जाके बोलते हैं कि हमारा भी थोड़ा सा हमको भी हेयर के लिए भी दिखाना था. बट इफ दे आर कमिंग फॉर सोरियासिस प्योरली तो उनका सब सोरियासिस, फिर एक्जिमा, फिर विटिलिगो, फिर लाइकन प्लानस, ये सब मोस्टली केसेस मेरे पास ही है ज्यादा फिलहाल में. बट मे बी बाद में जाके वो भी केसेस आएंगे. तो इसका मतलब ये है कि देयर विल बी 2 ब्रांचेस ऑफ डॉक्टर्स, वन ओनली फॉर, ऐसा भी होगा बिकॉज़ एक से वो इतना ऐसा होल्ड हो जाएगा उसके अंदर. हाँ वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है बाद में जाकर. वो सिर्फ कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे डॉक्टर्स हैं अभी वैसे भी, लेकिन प्योरली डर्मेटोलॉजी, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी वाले पेशेंट्स मेरे पास ज्यादा आते हैं. मैंने अभी थोड़ा बहुत वो रिसर्च कर रहा था कि दी एडवर्टाइजमेंट मटेरियल और दिस कॉस्मेटिक का जो मार्केट है इज $1.8 बिलियन व्हिच इज गोइंग टू राइज इन 10 years to 18. तो मुझे तो ये डर है कि सब बच्चे जो भी मेडिसिन करेंगे they will, instead of going for neurology and all those kind, they will prefer because वो पेशेंट ज्यादा आएंगे उनके. तो ये भी एक डर तो बैठ रहा है. They are already preferring dermatology sir. So if you are seeing NEET PG का जो भी टॉपर्स है फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों डर्मेटोलॉजी लेते हैं जहाँ भी उनको मिलता है. डर्मेटोलॉजी लेंगे क्योंकि डर्मेटोलॉजी इज टॉप मोस्ट ब्रांच एंड उसमें अभी बोलना तो नहीं जाएगा बट इसमें तामा जमा कम है. अच्छा, you have your patients 10 to 1, there is no emergency, then 7 to 10 you will have family life, you will have everything if you are practicing dermatology. So वो भी एक फैक्टर है. and second is money. एक्चुअली ये जब भी मैं आपका ये रिसर्च पे जब कर रहा था, दिस वाज वेरी क्लियरिंग टू मी. बोले इतना अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो बच्चे लोग तो इसमें जाएंगे, तो व्हाट विल हैपन टू द रियल साइंस जो चाहिए कैंसर स्पेशलिस्ट एंड ये, फिर तो वी विल हैव अ रियल प्रॉब्लम देन. Then we'll have, it depends on the personal choice first of all कि डर्मेटोलॉजी में आना है कि नहीं आना है. बट बाकी जो डॉक्टर्स है जो जनरल मेडिसिन में जाना चाहते हैं या फिर स्पेशलिटी ब्रांच में जाना चाहते हैं वो भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है तो सही. बट हाँ ज्यादा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन तो रहेगा. देखो को नहीं मिला तो दूसरा ही लेगा. What advice you would like to give to our children जो मेडिसिन में आना चाह रहे हैं? Even my granddaughter is planning to do her medicine. तो अब क्या so I won't demotivate you first of all because मैं जब मेरा कोर्स एंड ऑल सब कंप्लीट कर रहा था, आई यूज्ड टू से कि मैं 10 साल पहले मेरा नीट दिया था तब सिचुएशन अलग था, तब 2 लाख लोग देते थे. फिर बाद में अभी ऑलमोस्ट अराउंड 25-30 lakhs people are giving. So it's a big competition and few of them will get seat. First thing, वो एक फैक्टर है. सेकंड, फिर तुमको पीजी करना है बाद में. लाइक फॉर इंजीनियरिंग दे विल स्टार्ट at 18, complete by 22, 23 they'll get a job, then package will increase and by 30 they are like उनके बच्चे 5-6 साल के. सही बात है. But for doctors you'll start at 18. Now I'm 27, 28. So I have completed my PG now. So थोड़ा सा long duration है, थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स इज लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि तुमको सारा कुछ स्किल्स डेवलप करने में टाइम लगता है. एवरी प्रोसीजर एंड एवरीथिंग यू रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड यू हैव टू बी अपडेटेड ऑलवेज बिकॉज़ मेडिकल साइंस इज गोइंग टू चेंज हो रहा है सब कुछ. तो वो एक है. और बट द वन फैक्टर व्हिच विल लाइक आई थिंक व्हिच विल अट्रैक्ट पीपल एंड व्हिच शुड बी द फैक्टर कि ये सब फील्ड के पास तुम आओ is patient response. I feel कि that is $1 billion, more than $1 billion. If patient is responding in positive way, तो उनका जो स्माइल है, if we are treating joint pain also, और वो 15 days के बाद आते चढ़कर आते हैं और बोलते हैं कि अभी joint pain खत्म हो गया है,
और अभी आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, दैट फीलिंग ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट, दैट सेटिस्फैक्शन इज $1 बिलियन। और वो फैक्टर के लिए मेरे को ज्यादा अट्रैक्शन रहता था कि क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना ही चाहिए, तो ये है। एंड डर्मेटोलॉजी में भी देखना, कोई किसी का अगर स्किन लीजन गायब हो गया ना, तो वो इतना ज्यादा हैप्पी एंड खुश होता है। सही बात, बिकॉज स्किन इज अ सोशल स्टिग्मा। अगर किसी के हाथ पे भी आज सोरियासिस है तो 15 पीपल विल आस्क इन अ डे, यार तेरा ये डॉक्टर के पास जा, वो डॉक्टर के पास जा। सही बात, अगर तुम डॉक्टर बोल रहे हो तो मेरे पास आओ। बट ऐसा बोलते हैं कि सो दैट एम्पैथी, दैट सिंपैथी, दैट पेशेंट रिस्पॉन्स विल, हाँ, दैट पेशेंट रिस्पॉन्स विल अट्रैक्ट यू इन दिस फील्ड। और ये तुम होल्ड करके रखो एम्पैथी। मेरे को लगता है कि एंड तक मेरे दादाजी हो गए, पापा हो गए, उन्होंने, मम्मी, सब घर, दादी भी है, उन्होंने यही सिखाया कि तुम पेशेंट को एम्पैथी से देखो। सही बात, यू लाइक सी दैट पेशेंट कि हम लोग वो जगह पे, तो ऐसा तुम एम्पैथी से ट्रीट करो एंड बी जेन्युइन, बी वेरी जेन्युइन इन योर प्रैक्टिस। सो ऐसा सबसे मुझे ऐसा लगता है कि दैट विल बी अ गुड फैक्टर। तो नो डाउट डॉक्टर्स आर नोन एज गॉड। अभी गॉड वाला जमाना चल गया है, डॉक्टर्स आर जस्ट सर्विस प्रोवाइडर। गॉड वाला, पहले मैं आपको एक बोलता हूँ कि वी हैव टाइम, राइट? वी हैव टाइम। सो फॉर पहले के जमाने में जनरल प्रैक्टिशनर जो होते थे ना, कि वो इवन दे यूज्ड टू डिसाइड कि ये बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, सही बात है, शादी का भी, और क्या करियर चूज करेगा, ये भी जनरल प्रैक्टिशनर डिसाइड करता था। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। नाउ देयर इज अ मार्केट फॉर स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस, फर्स्ट थिंग। जनरल प्रैक्टिशनर भी अभी कम हो गया, स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस अभी ज्यादा हो गया, एंड पीपल आर वेरी मच एडवांस नाउ। सो डॉक्टर्स हैज बिकम सर्विस प्रोवाइडर अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, एंड डॉक्टर शुडंट कंसिडर देमसेल्फ एज गॉड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ करे, तुम सिर्फ तुम्हारा नॉलेज, तुम एक माध्यम हो, तो हो रहा है। सही बात है। कुछ मैंने ऐसे प्रश्न जो जहन में आता है कि ये हकीकत में है या फसाना है, उस टाइप का है करके। आई वुड लाइक, क्या लैक ऑफ स्लीप से ये डार्क सर्कल 100% यस आते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि डार्क सर्कल के बाकी सब भी कॉजेस है, जैसे कि खून कम होना, एनीमिया, थायराइड, और बाकी सब तुम पफी आइज वगैरह के लिए थायराइड एंड किडनी, ये सब का भी चेकअप रखना चाहिए। डार्क सर्कल्स आते हैं फॉर इफ यू हैव लैक ऑफ स्लीप, दैट इज ट्रू। Whether coconut oil is a good facial moisturizer? It is the best moisturizer I will suggest, because it is readily available. It is there in everyone's home. So cheapest and best moisturizer, and everyone can use it. There is no problem. तो ये भी एक कहते हैं कि जो ज्यादा मेकअप यूज करता है वो उसका जल्दी एज आ जाती है। I'll tell you the best moisturizer by the way. शतोदोत घृत एक फॉर्मुलेशन है, जो कि 100 times washed घी है। ओके, इट्स अ क्लासिकल फॉर्मुलेशन, तो वो बेस्ट मॉइस्चराइजर है। ये क्या चीज है? घृत है, घी है, लेकिन उसको 100 टाइम्स हम लोग, 1000 टाइम्स हम लोग ने वॉश किया। ओके, हाँ, तो 1000 टाइम्स वॉश करने के बाद उसका कंसिस्टेंसी इज वेरी थिकर। वॉश मतलब क्या करते हैं? वॉश करने के बाद उसको पानी से वॉश करके एक परात जैसा होता है, तो उसमें हम लोग घी रखते हैं, देन वी वॉश इट, वी रोटेट इट विद दिस वाटी लाइक थिंग, एंड उसको फिर 100 टाइम्स होने के बाद देन वी रिमूव दैट वाटर, विल ब्रिंग मोर वाटर टू इट, देन विल वॉश इट अगेन, एंड ऐसा हम लोग 100 टाइम्स वॉश करते थे। तो वो 100 टाइम्स वॉश किया हुआ घी, उसको बोलते हैं शतदोत घृत, and it is the best moisturizer, bestest moisturizer I'll suggest. So more better or 1000 times better than coconut oil. So if anyone is using, तो वो ऐसा कर रहा है 100 बार। अच्छा, what about that makeup and age का relation? I'll suggest. So I've just now I've come from Doordarshan, so उधर मैंने मेकअप किया था। मैं ऐसे आया क्योंकि I have to look good in podcast, right? So मेकअप एंड एजिंग directly indirectly related हो सकता है, because if you're applying more and more thing to your face, so ultimately it will show reaction, it will get irritated, and it will give you acne, it will give you pigmentation. but makeup भी तुम limited amount तक कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, but definitely it irritates your skin. ये कहता है कि वो जो जब भी आप बाहर जाओ तभी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, उसके अलावा यूज नहीं करना चाहिए। सनस्क्रीन में ऐसा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इवन इफ यू आर इंडोर्स, अगर तुम घर में भी हो तो भी सनस्क्रीन यूज करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम कोई ना कोई लाइट से एक्सपोज करने वाले हो। इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप, मोबाइल, तुम्हारा वो लाइट ही है,
विजिबल लाइट ही है. Okay. सो इवन इफ यू आर इंडोर्स, तुम एक बार सनस्क्रीन लगाओ. और ऐसा तो रूल है कि तुम जब आउटडोर होते हो तो 2-2 घंटे में सनस्क्रीन लगाना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल. बट इफ इंडोर हो या आउटडोर हो, तुम सनस्क्रीन यूज करना चाहिए. मी बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर टेलिंग दिस बिकॉज सी वी सी इन आवर होम ऑल्सो कि सबको मेलाज्मा है, बाद में जाके पिगमेंटेशन होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से दे गेट पिगमेंटेशन आफ्टर द 40s एंड व्हेन देयर इज मेनोपॉज अराउंड, वो वाला पीरियड में होता है, which is due to lack of sunscreen application. अच्छा, So sunscreen is better रेगुलर यूज में. regularly you can use sunscreen start से. जिसकी ऑयली स्किन हो वो भी sunscreen use कर सकते हैं. There are certain sunscreen which are there good for oily. There are physical sunscreen, chemical sunscreen. Physical are for physical which deflects the rays, and chemical which absorbs the rays. तो इट इज बेस्ड ऑन दैट कि एक्ने प्रोन स्किन है कि मेलाज्मा प्रोन स्किन है, उस हिसाब से हम लोग फिजिकल केमिकल सनस्क्रीन एडवाइस कर सकते हैं. बट दोज आर इम्पोर्टेंट. या वेरी गुड. कुछ खास आप हमारे दर्शकों को बोलना चाहेंगे ऑन माय प्लेटफॉर्म ऑफ DITF? So first of all, thank you DITF and thank you sir for having me. It was a great podcast. ऐसा लग रहा था मैं दिल खोल के सब कुछ बोल रहा हूँ. So इतना मैं लेक्चर में बोलूँ. And second, lastly, if I'm going to start my practice soon, maybe this month or next month, so we have good panchakarma procedures, we have good cosmetic procedures, then we have Ayurvedic principles which are used to treat many diseases. So मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमको स्किन या फिर कोई भी chronic disease, autoimmune disease, any acute disease, so if you are going, at least मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा या फिर रिजिड थिंकिंग नहीं बनाऊंगा, लेकिन इफ यू आर ट्राइंग आयुर्वेदा और इफ यू आर अटेम्प्टिंग आयुर्वेदा, इट विल बी गुड फॉर यू. एंड दिस इज द लास्ट एडवाइस, क्योंकि तुम एक बार ट्राई करके देखो और अटेम्प्ट करके देखो फॉर इनिशियल केसेस, इट विल गिव यू ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. मैं स्किन में तो बोलूंगा क्योंकि मेरे पास स्किन के बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इन अदर केसेस ऑल्सो दैट इज इट इज मच बेटर. एंड ऑल्सो पंचकर्मा प्रोसीजर्स, लाइक मैंने तो बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स किए, तो मैं बोल सकता हूँ कि वमन जो उल्टी करा कर निकालना है, वेरिचन यानी कि जो मोशन के थ्रू सब टॉक्सिन निकालना है, बस्ती इज नथिंग बट एनीमा विच इज गिवन. एंड अभी बारिश का सीजन आ रहा है तो भी बस्ती देना ही है हमको. तो ऐसा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द दोषास और विथ रिस्पेक्ट टू द कंडीशन हम लोग पंचकर्मा प्रोसीजर्स एडवाइस करते हैं. तो उससे मेरा जो एक्सपीरियंस है, फिर बाकी सबका भी एक्सपीरियंस रहेगा कि उससे डिसीज रिलैप्स नहीं होता है. अच्छा, फिर नहीं आता है. एंड रिकरेंस, हाँ परमानेंट. तो क्योंकि रिकरेंस बहुत ज्यादा है आजकल स्किन में, देखो ऑटोइम्यून डिसीज में देखो रिकरेंस बहुत ज्यादा है. तो टू अवॉइड रिकरेंस वी हैव पंचकर्मा प्रोसीजर्स एंड इट इज द वन. सो प्रिंसिपल्स एंड पंचकर्मा प्रोसीजर्स एंड अगेन मी, सो इट विल हेल्प यू. सो थैंक यू. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आज आपने गिवन योर वैल्यूएबल टाइम टू अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग. चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कभी एक और एपिसोड में. नमस्कार.